हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं स्टॉप लॉस के बारे में। देखो, स्टॉप लॉस के बारे में ना बहुत सारे कंफ्यूजन हैं, काफ़ी व्यूअर्स के माइंड में है कि विवेक भाई स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, किसे लगाना चाहिए, कितने लेवल पर लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए, उसका यूज़ क्या है, उसको लगाने से फ़ायदा होता है या नहीं लगाने से फ़ायदा होता है। तो एक क्वेश्चन हमेशा माइंड में फिर से आता है कि अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएं और वो यस बैंक जैसा स्टॉक निकल गया तो क्या होगा, सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स हैं जो मैं एक एक करके क्लियर करता चलूंगा। यहाँ पर जैसे एक बात अभी आई कि अगर यस बैंक जैसा स्टॉक हुआ तो सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, तो सारे पैसे उस बंदे के खत्म होंगे, उस ट्रेडर या इन्वेस्टर के खत्म होंगे जिसने 100% पैसा एक ही स्टॉक में लगा दिया होगा। तो यहाँ पर 100% पैसा एक ही स्टॉक में लगा देने से और वो स्टॉक पूरा जीरो हो जाने से तभी किसी के पैसे सारे के सारे खत्म हो सकते हैं, अदरवाइज किसी के सारे पैसे खत्म नहीं हो सकते। अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3% पैसा लगाया होता एक पर्टिकुलर स्टॉक में तो सारे पैसे खत्म नहीं होते, मैक्सिमम 3% का ही लॉस होता और इसी के साथ में दूसरे बाकी स्टॉक्स में इतना प्रॉफिट आ चुका होता कि ये सारा लॉस भी रिकवर हो चुका होता एज ए पोर्टफोलियो और अच्छे खासे गेन में भी होते। तो यहां पर सबसे बड़ा स्टॉप लॉस कहां लगाना है, अपनी ग्रीड के ऊपर लगाना है कि अपॉर्चुनिटी जितनी मर्जी अच्छी हो, हम कभी भी किसी भी स्टॉक में 3-4% से ज्यादा पैसे नहीं लगाएंगे। अगर बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है तब भी 5% से ज्यादा एक स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। तो यहां पर जो एक फर्स्ट स्टॉप लॉस है वो कहां लगाना है, वो लगाना है अपनी ग्रीड के ऊपर। तो और ग्रीड एक्चुअल में कई बार इतनी ओवरकम कर जाती है अपने माइंड के ऊपर, इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि वहां पर बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी का सीखना जरूरी नहीं है, स्ट्रेटजीज के साथ में उनको डिसिप्लिन के साथ इंप्लीमेंट करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको इंप्लीमेंट करते रहना फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीजों को करने के लिए यहां पर साइकोलॉजी को समझना जरूरी होता है। स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस का तो एक तो मैंने आपको यह पॉइंट बता दिया कि एक लेवल से ज्यादा जब हम अपने किसी एक स्टॉक में नहीं लगाते तो हमें स्टॉप लॉस जीरो होने देने वाला डर खत्म हो जाता है। दूसरा पॉइंट यह है कि स्टॉप लॉस इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन इन चीजों के लिए बना है, खासतौर से स्टॉप लॉस इक्विटी में ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं है। वो कैसे? अब देखो, इंट्राडे में स्टॉप लॉस क्यों बना है? इंट्राडे में स्टॉप लॉस इसलिए बना है क्योंकि जितनी भी पोजीशंस इंट्राडे में ली जाती हैं उनका मैंडेटरी स्क्वायर ऑफ होना, यानी कि मैंडेटरी उनका क्लोज होना वो जरूरी होता है। 315 तक ऑलमोस्ट सारे ही ब्रोकर सारी पोजीशंस को खत्म कर देते हैं, यानी कि 315 तक अगर आपने अपनी पोजीशंस को क्लोज नहीं किया इंट्राडे में तो ब्रोकर आपकी उस पोजीशंस को ब्लॉक कर देता है और अपने एंड से उनको क्लोज कर देता है। इट मींस कि अगर पोजीशन आपके अगेंस्ट में जाती है और आपने उस पोजीशन को स्टॉप लॉस से नहीं काटा तो उसका इंपैक्ट क्या आता है? उसका इंपैक्ट यह आता है कि आपका पोजीशन आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, और कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे तो आपकी ज्यादा नुकसान में बिकेगी। तो यहां पर उसको आपने स्टॉप लॉस के थ्रू एक बार स्क्वायर ऑफ करना इंपॉर्टेंट होता है, यहां पर ये जरूरी बात है। अब एक और पॉइंट ये आता है कि इंट्राडे में स्टॉप लॉस क्या सिर्फ ये कि यही रीजन है? नहीं, एक और रीजन है। देखो, जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स हैं उनकी बेसिक नेचर क्या है, एक बार ये भी समझना जरूरी है। बेसिक नेचर है अच्छी कंपनीज का ऊपर जाना एंड बेकार कंपनीज का ऐसे ही पड़े रहना, नीचे चले जाना, ऊपर चले जाना, नीचे चले जाना। तो अच्छी कंपनीज की बेसिक नेचर ऊपर जाना है, लेकिन बेकार कंपनीज की बेसिक नेचर सिर्फ और सिर्फ नीचे जाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि बेकार कंपनीज ऑपरेटर्स के मोमेंटम के थ्रू बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती, वो बहुत ज्यादा ऊपर क्या, हद से ज्यादा भी ऊपर जा सकती हैं, लेकिन वहां पर रुकेंगी नहीं। सेम चीज अच्छी कंपनीज में इसका बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट कैसे है कि अच्छी कंपनीज नीचे जा सकती हैं, ऑपरेटर उनको नीचे लेकर जा सकता है, लेकिन नीचे रुकेंगी नहीं, वो फाइनली ऊपर ही जाएंगी। अब जब बेसिक नेचर यहां पर अच्छी कंपनीज का ऊपर जाना है, तब भी इस चीज के बावजूद भी बहुत सारे ट्रेडर्स इंट्राडे में इन स्टॉक्स में शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने का मतलब यह होता है कि महंगा बेचते हैं, पहले बेच देते हैं और उसके बाद में जब नीचे जाएगा तो खरीद लेते हैं। अब अगर किसी रीजन से वो नीचे नहीं गया और वो ऊपर जाता गया और वो फ्यूचर एंड ऑप्शन का शेयर हुआ जिसमें अपर सर्किट भी नहीं होता, तो उसके बढ़ने की, अगेंस्ट में जाने की कोई लिमिट नहीं है। और क्योंकि बेसिक नेचर उसकी ऊपर जाने की ही है तो वो वापस से नीचे आएगा या नहीं आएगा इस बात का नहीं पता। तो यहां पर समझदारी क्या होती है, यहां
इंट्राडे ऑपरेटर्स के, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए समझदारी होती है कि वो अपनी पोजीशंस में एक स्टॉप लॉस लगाकर रखें। स्टॉप लॉस लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ लोग 2% पर लगाते हैं, कुछ लोग 4% पे लगाते हैं और कुछ लोग अपने चार्ट पैटर्न के बेस पर लगाते हैं। वो सबका अपना अपना तरीका है। तो यहां पर जब हम शॉर्ट कर रहे होते हैं किसी अच्छे स्टॉक को, क्योंकि उसकी बेसिक नेचर हमेशा ऊपर जाना है, फाइनली ऊपर जाना है और वो वापस नीचे आएगा या नहीं आएगा नहीं पता, तो ऐसे में स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। अब क्योंकि हम जो कुदरत है उसके अगेंस्ट चल रहे हैं, इसको ऐसे मान के चलो जिधर से झरना गिर रहा है ना, हम उल्टी राफ्टिंग कर रहे हैं, अपोजिट उसी डायरेक्शन में राफ्टिंग कर रहे हैं जिस डायरेक्शन से पानी का फ्लो आ रहा है। तो वहां पर समझदारी यही है कि आप स्टॉप लॉस लगाओ। अब सेम ही चीज हमारी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के केस में होती है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी सेम ही सीन है, क्योंकि वहां पर भी हम मार्जिन में काम करते हैं और जब मार्जिन में काम कर रहे होते हैं तो 20% पैसा अपना होता है, 80% पैसा ब्रोकर का होता है। तो वहां पर जब फायदा नुकसान होता है तो हमें पूरी अमाउंट के ऊपर होता है, लेकिन पैसे हमारे कम लगे होते हैं। इसको एक एग्जांपल के रूप में ऐसे समझकर चलो कि अगर हमने 5 लाख रुपीस का एक फ्यूचर परचेज किया जिसमें 80% ब्रोकर्स ने देना है, 20% हमने देना है, तो 1 लाख हमारा लगा, लेकिन 4 लाख यहां पर ब्रोकर के लगे। अब यहां पर 10% या 20% का अगर सपोज चेंज होता है, 20% का चेंज होता है, तो हमारे पोर्टफोलियो में 100% का इंपैक्ट आएगा। कैसे? हमने 1 लाख रुपया लगाया, टोटल अमाउंट हमने जो जितने का मेटल परचेज किया, जितने का हमने शेयर्स परचेज किया वो 5 लाख है। 5 लाख का 20% 1 लाख होता है। अब 1 लाख रुपए हमने लगाए, 1 लाख का चेंज आ गया 20% से, यानी कि या तो हमारे पैसे डबल हो गए या हमारे पैसे जीरो हो गए। अब यहां पर अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे और अगर किसी रीजन से 30% स्टॉक टूट गया तो हमारे पैसे तो जीरो हो ही जाएंगे, साथ में हमें यहां से पॉकेट से भी पैसे देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 5 लाख का 30% 1.5 लाख होता है। हमारे पैसे कितने लगे? 1 लाख। तो ये 1 लाख तो चले गए, 50,000 अलग से और देने पड़ेंगे। अब ये पोजीशन नहीं बनती है, ये सिचुएशन नहीं आती है, क्योंकि इससे पहले ही ब्रोकर हमारी पोजीशंस को काट देता है। लेकिन उस सिनेरियो में पोजीशन यहां पर नहीं कटेगी अगर हमारे लेजर में पैसे रखे होंगे, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे रखे होंगे। लेजर में पैसे नहीं होंगे तो पोजीशन कटेगी। अब अगर सपोज हमने लेजर में पैसे किसी और चीज के लिए रखे तो यहां से चले जाएंगे। तो इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये दो ऐसे सेगमेंट हैं जहां पर हमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। ये इक्विटी का काम नहीं है। इक्विटी में स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है जब हम इंट्राडे करते हैं। इंट्राडे में 2 रीजन होते हैं कि अगर अगेंस्ट चला गया और वो फ्यूचर एंड ऑप्शन का अगर शेयर हुआ, फ्यूचर एंड ऑप्शन के शेयर में क्योंकि यहां पर फ्रीज नहीं लगता, सर्किट नहीं होता, तो उसके बढ़ने और घटने की कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड लॉस हो सकता है और वो लॉस वापस से रिकवर हो इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि स्टॉक हो सकता है वापस से सेम लेवल पर दोबारा ना आए, नीचे के लेवल पर दोबारा ना आए अगर वो अच्छा शेयर है, और अगर वो बेकार शेयर है तो वो ऊपर के लेवल पर दोबारा ना जाए। तो यहां पर ये रीजन होता है। दूसरा पॉइंट ये है, इंट्राडे के केस में अगर वो फ्यूचर एंड ऑप्शन का शेयर नहीं है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन के शेयर में स्टॉप जो सर्किट होता है, जो फ्रीज होता है, वो नहीं लगता, और विदाउट जो स्टॉक्स हमारे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में नहीं होते उनके ऊपर सर्किट लगता है। 20% का भी सर्किट होता है, किसी में 10% का होता है, किसी में 5% का होता है। ये डिपेंड करता है, बीएससी एंड एनएससी उस स्टॉक की मूवमेंट के हिसाब से इस चीज को डिसाइड करते हैं। अब जो शेयर्स हमारे, जो स्टॉक्स सर्किट वाले हैं, उस केस में अगर हम इंट्राडे में काम करते हैं और स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो क्या नुकसान है? सपोज हमने लॉन्ग किया, यानी कि हमने किसी शेयर को परचेज किया ये समझ के कि हम और ऊपर जाएगा ये, और ऊपर जाने के बाद में हम इसको इंट्राडे में निकाल देंगे, शाम को मार्केट क्लोज होने से पहले निकाल देंगे। सपोज उस स्टॉक में नीचे वो स्टॉक आ गया और उसके ऊपर 20% का लोअर सर्किट लग गया। अब उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में हम उसको नहीं बेच सकते, क्योंकि देयर इज नो बायर, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही हैं, यानी कि फंस गए। तो यहां पर अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया और मार्केट के बंद होने से पहले पहले वहां पर लोअर सर्किट लग गया, तो आप उसको वापस से स्क्वायर ऑफ भी नहीं कर सकते। और फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? उसका रिजल्ट होगा कि पेनल्टी भी लगेगी एंड नेक्स्ट डे फिर और ज्यादा पेनल्टी लगेगी, क्योंकि वो स्टॉक और नीचे जा चुका होगा। तो यहां पर ये डबल ट्रिपल करके नुकसान हो जाता है। सेम चीज अगर हमने किसी चीज को शॉर्ट किया और शॉर्ट करने के बाद में उसमें अगर सर्किट या अपर सर्किट लग गया तो आप उसको वापस से बाय नहीं कर सकते, क्योंकि देयर इज नो सेलर। तो उस केस में भी आपको यहां पर पेनल्टी भी लगेगी
और जितना नेक्स्ट डे वो और ऊपर जाकर खुलेगा, ऑक्शन में शेयर जाएगा और वहां पर उतना नुकसान भी हो जाएगा। तो ये स्टॉप लॉस जितनी भी चीजें हैं ये इंट्राडे के लिए हैं या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए हैं, ये इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग के लिए या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए नहीं है। पोजिशनल ट्रेडिंग में जो हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए वो किस चीज पर लगाना चाहिए? सबसे पहले तो ग्रिड पर लगाओ, दूसरा अपने डिसिप्लिन पर लगाओ, तीसरा एक उस पैसे को यूज करो मार्केट में जिस पैसे को आपने इन्वेस्टमेंट के लिए ही रखा है, यानी कि जो पैसा आपको नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स के लिए नहीं चाहिए, यानी कि जो पैसा आपने अपनी सैलरी से सेव करके अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए ट्रेडिंग में आप लेकर आए हो, उस पैसे को यूज करो। तो एक स्टॉप लॉस ये होता है। एक और स्टॉप लॉस होता है कि हमेशा अच्छी कंपनीज में काम करो। अब अच्छी कंपनीज का मीनिंग क्या है? अच्छी कंपनीज को लेकर बहुत सारे डाउट्स होते हैं। अच्छी कंपनी का मतलब है जो स्टॉक का बेस्ड ऑन सर्टेन रीजंस, मींस बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस, यहां से ऊपर जाता हुआ नजर आता है और हमारे पास सॉलिड रीजंस होते हैं कि इस रीजंस की वजह से ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है टेक्निकली, फाइनेंशियली एंड बिजनेस के हिसाब से। यहां से फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इसका सुपर्ब है और ये एक अच्छा डोमिनेंट प्लेयर है अपने फील्ड में। या फिर 100 रुपए की चीज है किसी भी रीजन से, क्योंकि मोमेंटम इतना बेकार है, सेंटिमेंट्स इतने बेकार हैं, 100 रुपीज की चीज अभी 30 रुपीज पर 40 रुपीज पर मिल रही है और आने वाले टाइम में ये सेंटिमेंट्स ठीक होने ही हैं। आपको इतनी बिजनेस की समझ है, उस समझ के हिसाब से इसने 100 रुपीज जाना ही है, तो उस तरह की कंपनीज को चूज करो। यानी कि यहां से या तो कंपनी बहुत सॉलिड होनी चाहिए या फिर अगर मीडियोकर कंपनी है तो उसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा सस्ती होनी चाहिए करंट वैल्यूएशन से। तो दोनों चीजों को इस तरीके से यूज करने का एक तरीका है, एक मार्केट में काम करने का तरीका है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। यानी कि जितने भी स्टॉप लॉसेस लगाने हैं ना, वो स्टॉक को बाय करने से पहले लगा लो, कंपनी को चूज करने से पहले लगा लो, एक बार बाय ऑर्डर प्लेस करने से पहले लगा लो, उसके बाद में स्टॉप लॉस डर नहीं होता। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि आपने 3% से ज्यादा एक स्टॉक में नहीं लगाया, आपने सोच समझ के बिजनेस सेलेक्ट किया, उसकी सोच समझ के आपने कंपनी सेलेक्ट की जिसके फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, उसके बाद में टेक्निकली भी आपने देख लिया कि चीजें नीचे भी आई हुई हैं, लाइफ टाइम हाई पर भी नहीं है, यहां पर कोई चार्ट पैटर्न भी बनता है जो ऑपरेटर्स बनाते हैं। और जब इन सब चीजों को समझ के हम उसमें एक छोटी सी परसेंटेज लगाते हैं, उसके बाद में हमें एक चीज का पता होना चाहिए कि हमारे परचेज करते ही चीजें ऊपर जानी शुरू हो जाएंगी, ऐसा जरूरी नहीं होता। स्टॉप लॉस चूज करने से पहले, किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले लगाया जाता है। अब बात यह आती है कि तो फिर इतने सारे लोग विवेक भाई स्टॉप लॉस की इक्विटी ट्रेडिंग में बातें क्यों करते हैं? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये लोग हैं कौन जो ये सारी बातें करते हैं स्टॉप लॉस की? स्टॉप लॉस को सिखाया कहां से गया? देखो, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में 95% केसेस में जो रिकमेंडेशंस आती हैं वो ब्रोकिंग हाउसेस से आती हैं। ब्रोकिंग हाउसेस कौन कौन से हैं हमें सबको पता है। आप अपना अगर मोबाइल में एसएमएस खोलकर देखोगे और जहां जहां पर आपका बैंक ट्रेडिंग अकाउंट है, डीमेट अकाउंट है, अगर उनके आप मैसेजेस देखोगे तो सारी की सारी आपको जितनी भी रिकमेंडेशंस होंगी वो वहीं से आई होंगी। और उसमें क्या लिखा होता है? करंट प्राइस इतना है, बाइंग लेवल पर है, टारगेट ये है, स्टॉप लॉस ये है। ये स्टॉप लॉस ये है, किस लिए है स्टॉप लॉस? इफ द कंपनी इज गुड एंड इट इज गोइंग टू गो अप। अब यहां पर बात ये आती है विवेक भाई, अगर ज्यादा नीचे चला गया तो और सस्ता परचेज कर लेंगे ना। तो उस टाइम पर एक क्वेश्चन पूछने की जरूरत है हमें खुद से, क्या हम भगवान हैं? क्या हम अल्लाह हैं, खुदा हैं? क्या हम यहां पर गुरु हैं? क्या हम यहां पर जीसस हैं? हम इनमें से कुछ भी नहीं है यार। हम एक सिंपल से बिजनेसमैन हैं जो इस बात को समझते हैं दैट दीज कंपनीज विल गो अप इन नियर फ्यूचर बिकॉज द वैल्यूएशन इज लोअर। यहां पर नीचे आ चुका है, ऑपरेटर्स यहां पर बाय कर रहे हैं, टेक्निकली पता चलता है कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और ये बिजनेस ग्रो होना ही है। और अभी यहां पर चीजें सस्ती हैं, इसलिए मैं एक छोटी सी परसेंटेज इसमें लगा रहा हूं। उसके बाद अगर ये और नीचे आ जाए तो हमारी जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमने फर्स्ट टाइम 1% लगाया तो 1% और ले लो, हमने पहली बार में ही 3% लगा दिया तो उसके बाद और मत लो, उसको जाने दो, जहां जाता है जाने दो। तो यहां पर स्टॉप लॉस जो यहां पर जो ये टर्मिनोलॉजी यूज की गई है या फिर जो सिखाया गया है वो किसने सिखाया? एक्चुअल में होता क्या था पुराने टाइम में कि एक स्टॉक को बाय करने के लिए रिकमेंड किया गया, अगर वो ऊपर चला गया तो जब तक टारगेट हिट नहीं होगा तब तक बेचेंगे नहीं, तो ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही हैं। और अगर वो किसी रीजन से नीचे चला गया तो क्लाइंट का पैसा वहां पर ब्लॉक हो गया तो भी ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही हैं। अब अगर ट्रांजैक्शन नहीं होंगी तो बात कैसे बनेगी? यहां ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी अगर, तो ब्रोकरेज कैसे बनेगी, कमीशन कैसे बनेगी, बिजनेस कैसे चलेगा? तो ये पूरा वो मॉडल है और ज्यादा कुछ नहीं है कि अगर ऊपर जाए तो भी यहां पर ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, नीचे जाए तो भी यहां पर ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। ये इसलिए ये सारी चीजें क्रिएट की
गई हैं। अदरवाइज नीचे जाए तो किस लिए ट्रांजैक्शन होनी चाहिए यार? अगर डर लग रहा है उस स्टॉक में पैसे लगाने को बिकॉज ये जरूरत से ज्यादा नीचे जा सकता है, तो उस स्टॉक में काम मत करो। यहां पर इतनी सारी कंपनीज हैं, 1500 से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं एनएससी में, और सिर्फ एनएससी में ही अगर आप देखोगे तो 500 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट कमाने वाली 200 से ज्यादा कंपनीज हैं। और 500 करोड़ का अगर एक साल का नेट प्रॉफिट किसी कंपनी का आता है तो वो छोटी कंपनी हो सकती है क्या? 200 से ज्यादा कंपनीज 500 करोड़ से ज्यादा नेट प्रॉफिट कमाने वाली है, उनमें काम करो। आपको उसमें भी कंफर्ट नहीं आता, आप 1000 करोड़ नेट प्रॉफिट कमाने वाली कंपनीज में काम करो। आपको लगता है 100 करोड़ इनफ होता है, आप उसमें काम करो। उससे अलग आपको और कंडीशंस लगानी है, आप और कंडीशंस लगाओ। ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जितनी वर्किंग करनी है ना, वो सारी वर्किंग ट्रेड लेने से पहले करो, उसके बाद में ये सारी चीजें नहीं होती। ये एक वॉर की जैसे होता है कि आप एक बार आगे बढ़ गए, आपने पहले पूरी प्रिपरेशन कर ली, तो उसके बाद में ये वॉर होती ही है। पीछे हटने वाला कोई सीन नहीं होता, और पीछे हटने वाला अगर सीन होता है तो वो बिना नुकसान के होता है। यहां पर सारी तैयारियां की जाती हैं पहले से, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ होता है। यहां पर पता है नॉर्मली क्या है, जो यहां पर एक बड़ी अजीब सी बात है वो क्या है, वो ये है कि जब हम एमबीबीएस करते हैं, मींस डॉक्टर बनना होता है, तो 4 इयर्स एमबीबीएस में लगाते हैं, 4 to 5 इयर्स, उसके बाद में 2 इयर्स हम यहां पर एमएस या एमडी करने में लगाते हैं। प्रोफेसर बनते हैं तो उसमें भी मेहनत करते हैं, सीए बनते हैं तो उसमें भी मेहनत करते हैं, इंजीनियर बनते हैं तो उसमें भी 4-5 साल और 2 साल उसके बाद लगाते हैं। अगर एमबीए करते हैं तो उसके लिए पहले प्रिपरेशन करते हैं 2 साल एमबीए करते हैं। मतलब जो कुछ भी करना होता है, जहां से भी पैसे कमाने की सोचते हैं, उसमें हम 4-5-6 साल लगाते हैं, मेहनत करते हैं, स्टडी करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में दुनिया के सबसे बड़े पैसे कमाने का हमारा मन होता है, लेकिन ना तो मेहनत करते हैं, ना खुद से बुक्स पढ़ते हैं, ना सीखते हैं, और ना ही उस चीज को वैसा ही करने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से बिजनेस चलता है। सिर्फ क्या करते हैं, सुनी सुनाई बातों पर काम करते हैं। सुनी सुनाई बातों पर काम नहीं करना। मैं हमेशा से एक चीज कहता हूं, जब भी मेरी वीडियो है, नोट्स बनाओ, पेपर पेन लेकर बैठो, उसकी लर्निंग्स को नोट करो, एक एक पॉइंट को नोट करो। और जब फॉलो करने की बात आए ना, तो सिर्फ और सिर्फ जब मैं स्टॉक डिस्कस करूं, सिर्फ उस चीज को फॉलो मत करो। जो ये बाकी सारी नॉलेज में दे रहा हूं ना, इन सबको उसके साथ मिलाकर फोकस करो। अदरवाइज क्या होगा कि आपने सब्जी बनाने के केस में एक शब्द तो सुन लिया कि इसमें नमक डालना है, और जो बाकी सारे मसाले बोले वो नहीं सुना, जिसमें पानी भी डालने के लिए बोला वो भी नहीं सुना, ये भी बोला कि कुकर में इतनी सीटी देनी है वो भी नहीं सुना, और सिर्फ नमक डाल के उसको खाने लगे और वो कड़वी लगी। विवेक भाई आपने तो कड़वी चीज बता दी, जो बाकी चीजें बताई हैं उसका क्या? जब आप बाकी सारा एक साथ कॉम्बिनेशन बनाकर एक साथ समझदारी से ट्रेड करोगे ना, पैसे नहीं बने, ऐसा होता ही नहीं है। स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, इसको पूरे तरीके से करना है। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। यहां पर फियर पे भी कंट्रोल करना है, ग्रीड पे भी करना है, डिसिप्लिन भी लेकर आना है, अच्छी कंपनीज को भी चूज करना, अच्छा बिजनेस भी चूज करना है, पैसे भी यहां पर थोड़े थोड़े करके लगाने हैं। और जितना पैसा आपके पास हमेशा लगाने के लिए है ना, अगले 2-3 साल के लिए, सिर्फ उस पैसे को लेकर आना है। तो समझदारी दिखानी है। मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, आप सबके साथ हमेशा इसी तरीके से शेयर करता रहूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बीच में अगर 1-2 दिन वीडियो नहीं आए तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मैं बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट काम जो अनअवॉइडेबल हैं तो उसमें भी बिजी हो सकता हूं, और कभी कभी इंटरनेट की स्पीड भी कई बार प्रॉब्लम करती है, तो बहुत बार इसलिए डिले भी हो सकता है। लेकिन मैं आप सबके साथ हूं, हमेशा रहूंगा भी, क्योंकि हमारा एक मिशन है हिंदुस्तान में ट्रेडिंग करने वाले लोगों की एक बड़ी सी कम्युनिटी बनानी है, जो समझदारी से ट्रेड करेंगे। नॉट ओनली इन इंडिया, आने वाले टाइम में जब हमारे पास अच्छा पैसा होगा, पूरे वर्ल्ड में ट्रेड करेंगे, और पूरे वर्ल्ड में जितने फंड हाउसेस होंगे सिर्फ हमें देखा करेंगे कि ये जो ट्रेडिंग विद विवेक वाला ग्रुप है, ये हमारे पास हमारे स्टॉक्स में कब पैसा लगाएगा। ये दिन बहुत दूर नहीं है, ये आने वाले कुछ ही सालों की बात है। थैंक यू सो मच, देखते रहना, मजे करते रहना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।